हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, ऐसे ही कंजर्वेशन मोमेंटम है। ले इसमें एक कंडीशन है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी और ऑन अ सिस्टम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का या बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन अनचेंज्ड इन द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन यही है, इफ देयर इज नो फोर्स मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। अगर फोर्स नहीं है एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। और वो मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों ही कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ भी आपने यही पढ़ा था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम m इंटू बी है, लीनियर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला यही तो पढ़ा, p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। जब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो वही तो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम की एक बार फिर बता देता हूँ डेफिनेशन, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आप लिख लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन अनचेंज्ड इन द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। रिमेन अनचेंज्ड इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, लिख लिया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, बॉडी भी हो सकती है सिस्टम भी हो सकता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन अनचेंज इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी इसका शॉर्टकट ही हुआ, एफ इक्वल्स टू जीरो, एफ इक्वल्स टू जीरो देन पी कांस्टेंट। अगर फोर्स नहीं है तो P कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और अ लीनियर और अ सिस्टम रिमेन अनचेंज इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम, सिस्टम का मतलब बहुत सारे पार्टिकल है उसमें, तो सारे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का वेक्टर एडिशन कांस्टेंट रहेगा। वेक्टर एडिशन इसलिए बोल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इफ एफ जीरो देन पी कांस्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन तो एग्जाम में कम आती है, आपको बस ये ध्यान रखना है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फोर्स नहीं लग रहा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो कन्फर्म मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा। अब इसको हमें ड्राइव करना है, ठीक है। अब दो तरीके से इसको ड्राइव करते हैं, दो मेथड है, एक तो सेकंड लॉ से, एक थर्ड लॉ से। तो दोनों ही मैं बता देता हूँ। डेरिवेशन बाय सेकंड लॉ या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैं शॉर्टकट लिख दिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन लीनियर
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। अब इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं डी टी टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है डी पी। डी टी टाइम में मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है डी पी, इसका मीनिंग ये है। अब एफ क्या है, जीरो। एफ मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो देन डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, तो देन डी पी इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन मोमेंटम जीरो, इसका मतलब पी कांस्टेंट, यानी मोमेंटम का चेंज नहीं हो रहा, मोमेंटम का चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट। या फिर इंटीग्रेशन कर लो, डीपी का इंटीग्रेशन पी और जीरो का फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट डलता है इंटीग्रेशन में, पी कांस्टेंट। या ऐसे सोच लो डी पी इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो है। ऐसे ही समझ, चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, ये जीरो है, तो पी टू इक्वल्स टू कितना आ गया, पी वन। यानी फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम सेम है, इट मीन्स पी रिमेन अनचेंज, पी कांस्टेंट। ये इसका सेकंड लॉ से डेरिवेशन हो गया, सिंपल सा था। एफ सेकंड लॉ ये था, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यही तो था आपका। तो इफ एफ जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो, देन डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, देन डी पी इक्वल्स टू जीरो। यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तो मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ, तो पी कांस्टेंट, यानी पी रिमेन सेम। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, P2 माइनस P1 जीरो, तो P2 इक्वल्स टू P1 जितना पहले था उतना ही बाद में मोमेंटम है। इसका मतलब मोमेंट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब इसको हम प्रूव करेंगे डेरिवेशन बाय थर्ड लॉ, इसको हम ड्राइव करेंगे थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या कोई भी एक्शन हो रहा है तो कन्फर्म एक रिएक्शन जरूर होगी, यही तो है। तो थर्ड लॉ के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, तभी तो एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए एंड बी। ए का मास हमने सपोज कर लिया m1, बी का मास m2 है। ए मूव विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u1 और बी u2 अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद इनका कोलिजन हो जाता है ए एंड बी, तो ये आफ्टर कोलिजन ए मूव विद वेलोसिटी v1 और बी मूव विद वेलोसिटी v2। हमने दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है, तो ये आपको लैंग्वेज में लिखना होता है। दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए ए बी, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। ये दोनों अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। इनका कोलिजन होता है। आफ्टर कोलिजन ए मूव विद वेलोसिटी v1 एंड बी मूव विद वेलोसिटी v2। अब देखो, जब ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो ए पर फोर्स लगेगा, ए पर फोर्स बी लगाएगा और बी पर फोर्स ए लगाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, लिख देता हूं चलो। ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स एक्ट ऑन ए ड्यू टू बी, ये लिख दिया मैंने एफ ए बी, यानी ए पर फोर्स बी के कारण, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। सेम ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स एक्ट ऑन बी ड्यू टू ए, इसको ले लिया मैंने एफ बी ए, एफ यहां लिख देता मुझे एफ बी ए। अब वाई थर्ड लॉ, वाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, एफ ए बी इक्वल एंड अपोजिट इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, यही तो थर्ड लॉ बोलता है। एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। अब सपोज डेल्टा टी इज द टाइम
इनपुट टाइम टेकन, डेल्टा टी इज अ टाइम फॉर कोलिजन, यानी कोलिजन का टाइम है। डेल्टा टी क्या है? टाइम फॉर कोलिजन। अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इधर लिखने के लिए, यानी कोलिजन का टाइम कितना है? डेल्टा टी है, कोलिजन टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। ये कोलिजन टाइम है डेल्टा टी। डेल्टा टी से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। ये क्या हो गया? इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ए ड्यू टू बी। इम्पल्स, ऐसे सिंबल लिख रहा हूँ, इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, यानी ए पर कितना इम्पल्स लगा? बी के कारण। इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल्स टू माइनस इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। ये इम्पल्स हो गया, यही तो इम्पल्स होता है एफ इंटू टी। तो इम्पल्स ए पे लग रहा है, इम्पल्स बी पे लग रहा है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो ये आएगा चेंज इन मोमेंटम किसका? ए पर, ए का। चेंज इन मोमेंटम मीन्स या लीनियर मोमेंटम है? चेंज इन मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यहाँ वो मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अब चेंज इन मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम ये का कितना था? m1 u1 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वो मिटा दिया मैंने, बता देता हूँ आपको। ए को हमने ली थी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और b1 से और b2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, या u1 u2 थी। तो ए का इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम, इसका मास कितना है? m1 v1। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? ए का m1 v1, एक मिनट, यह माइनस साइन हो रही है, माइनस m1 v1 माइनस m1 u1, ये ए का मोमेंटम चेंज हुआ है। m1 v1 ये तो बाद का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन ए का, और ये बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू माइनस साइन, ये माइनस साइन चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। बी का चेंज इन मोमेंटम कितना है? इसका मास है m2, बाद का मोमेंटम हो गया m2 v2, और इनिशियल मोमेंटम m2 u2। तो ये लिख दिया मैंने m2 v2 माइनस m2 u2। अब देखो ये ब्रैकेट खोल लो, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2, प्लस हो जाएगा ये m2 u2। अब m2 v2 को इधर ला रहा हूँ, m1 u1 को इधर ला रहा हूँ, जिससे इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा। m1 v1 प्लस इधर आके ये पॉजिटिव हो गया m2 v2 इक्वल्स टू, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखो ये क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2, इसका बाद का ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम मीन्स या सिस्टम में ए और बी आइसोलेटेड है और कोई पार्टिकल नहीं है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसको ले लेता हूं आफ्टर का फाइनल पी एफ, और ये हो गया पी आई, यानी इनिशियल जितना सिस्टम का मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम है। ये वाली इक्वेशन है ना इनिशियल मोमेंटम, जैसे यहाँ इनिशियल मोमेंटम आपको लिखना पड़े तो पी आई यही तो था आपका, पी आई सिस्टम, सिस्टम में दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, इसको मैंने इनिशियल फाइनल यहाँ लिखा है, यानी m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम पी एफ, और ये m1 u1 प्लस m2 v2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, यानी जितना पहले मोमेंटम था
कोलिजन से पहले उतना ही कोलिजन के बाद रहा। इसका मतलब हैंस लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, हैंस लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो इसमें जो हमने कंसीडर किया, ए और बी दो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहे थे, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई दूसरा पार्टिकल भी नहीं है, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी बाहर का कोई फोर्स नहीं है, ये कोलाइड हुए, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी इतनी हुई। तो थर्ड लॉ से हमने प्रूव कर दिया लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन इसी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लीनियर मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, वो अपने एवरीडे लाइफ में भी हैं और उसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम पे तो खूब क्वेश्चन है, आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ इसके में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल, सपोज कोई रिवर है, उसमें ये नदी है पानी की, इसमें ये बोट है, बोट रखी हुई है, इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, और ये किनारा है। अभी किनारे पे जंप करता है, किनारे पे ये जंप करता है, तो हम देखते हैं जैसे ही आदमी 100 रुपये से जंप करके आएगा, किनारे पे जंप करेगा, तो आदमी का मोमेंटम कितना मिला आगे की तरफ, उतना ही मोमेंटम बोट को मिलेगा, लेकिन ये पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कंजर्व रहेगा। शुरुआत में आदमी और मैन का मोमेंटम कितना था, 0, बाद में इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिला, तो इसको भी उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ मिलेगा, यानी बोट भी पीछे की तरफ मूव करेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल है। और भी लेते हैं, ये समझ तो आ गया आपके। अब इसका एक रिकॉइल ऑफ गन की बात, जैसे आप ऐसे बोट को ऐसे नहीं समझ पाए, तो ऐसे समझ लो ये बोट है, ये रिवर है, ये आपका यहाँ पर ये किनारा है, अब ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, चलो इसको सिर ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, अब जंप करके इधर आ गया, तो आदमी का सपोज मास है m, मोमेंटम इसका m मान ले लेता हूँ, और इसकी स्पीड से आया है m ले लेता हूँ, mb, इस स्पीड से आया, b स्पीड से आया, तो मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में कितना हुआ mb, तो नेचुरली इतना ही मोमेंटम इसको मिलेगा। दोनों पहले रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम तो इसका कंफर्म 0 था, अब फाइनल मोमेंटम जो होगा वो mb, ये तो मैन का, इसका मास बोट का ले लेता हूँ m, ये m, ये बोट की स्पीड, ये बोट की स्पीड कैपिटल B, तो ये फाइनल मोमेंटम भी इसका क्या होना चाहिए 0, तो ये mb प्लस mb, तो mb इक्वल्स टू क्या आ गया, इधर माइनस इधर ले लो, तो इधर लगा दो, मैंने इधर लगा दिया mb, या इधर लगा दो लो, तो ये बोट को जो मोमेंटम मैन का था उतना ही मोमेंटम किसको मिला, बोट को मिला। अब बोट का मास ज़्यादा तो स्पीड थोड़ी कम रहेगी, कि m नीचे ले जाओगे तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी, तो बोट का मास ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन माइनस साइन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, जितने मोमेंटम से मैन आगे गया उतने मोमेंटम से बोट पीछे की तरफ चल जाएगी। तो ये तो इसका एक एग्जाम्पल था। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेकेंड, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। और इस पे तो एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन आते हैं, रिकॉइल ऑफ गन के जनरली क्वेश्चन देते हैं। देखो ये कोई गन या पिस्टल कुछ ही ले लो, मैं ये गन बना लेता हूँ, ये आपकी गन है, इसमें ये बुलेट है, ठीक है, और मास ऑफ बुलेट ये मैंने ले लिया स्मॉल m, और मास ऑफ गन ये ले लिया कैपिटल M। ये गन का पूरा मास कितना है, कैपिटल M, बुलेट का मास कितना है m। अब ऐसे हाथ में है तो इनिशियल मोमेंटम यानी इसकी स्पीड भी 0, गन की स्पीड भी 0, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम में क्या है बुलेट एंड गन 0। अब बुलेट को फायर कर दिया, आफ्टर फायरिंग बुलेट की जो स्पीड है वो v है, ये बुलेट इस स्पीड से निकल के जा रही है, v स्पीड है, ठीक है, और इसकी भी कुछ स्पीड होगी, सपोज आफ्टर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर फायरिंग स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट सपोज कर लिया v है, एंड स्पीड ऑफ
गन सपोज कर लिया कैपिटल वी है, V1 V2 भी ले सकते थे। तो इनिशियल मोमेंटम तो आपका 0 है। अब फाइनल मोमेंटम PF ऑफ ए सिस्टम क्या होगा, बुलेट का मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लस गन का मास m उसकी वेलोसिटी v है। अब लिखोगे y कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, y कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम, ये ध्यान रखना, y कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। तो y कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो 7 चैप्टर में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, इसलिए आपको बता रहा हूँ y कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम है। तो pf इनिशियल मोमेंटम कितना है, यानी इनिशियल और फाइनल इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियल तो 0 था, अब pf की वैल्यू लिख दो, mv बुलेट का प्लस mv इक्वल टू 0, तो mv इक्वल टू माइनस mv, और रिकॉइल ऑफ गन यानी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन v इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। अब देखो बुलेट से गन का मास ज़्यादा होता है, तो वेलोसिटी तो उसकी जो वेलोसिटी स्पीड उसकी गन की कम रहेगी क्योंकि मास ज़्यादा होता है, लेकिन जो बुलेट की वेलोसिटी इधर है, माइनस साइन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे गन को हम ऐसे फायर करते हैं, बुलेट को ऐसे फायर किया तो गन पीछे की तरफ v वेलोसिटी से मूव करेगी, दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है इसमें, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओ, ये तीनों चीज देगा, ये निकल जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्लोजन ऑफ बम, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल एक्सप्लोजन ऑफ बम, कोई बम रखा हुआ है, अब ये ब्लास्ट हो गया और सपोज इसके बहुत टुकड़े हो गए, M1 M2 M3 एंड सो ऑन, n टुकड़े हो गए, ऐसे लिख रहा हूँ कितने 3 4 5 जितने भी है। अब इसकी वेलोसिटी सपोज v1 ब्लास्ट होने के बाद, इसकी v2 इसकी v3 है रेस्पेक्टिवली, ये आप लिख लोगे। M1 मास की वेलोसिटी v1, M2 मास की v2, M3 मास की v3 एंड सो ऑन, ऐसे पार्टिकल n तक। अब जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से पहले रेस्ट पे थे सारे, ये जो पार्ट्स हैं इसके तो टूटे हुए पार्ट्स हैं, ये भी रेस्ट पे थे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या रहा है इसका 0। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर ब्लास्ट, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब बाई कंजर्वेशन मोमेंटम pf इक्वल टू pi इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो ऐसे भी ले सकते हो, pf इक्वल टू 0। pf कितना हो गया 0, pf 0 होते ही pf की वैल्यू लिख दो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डैश 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 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम डैश 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 इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान रखना ये वेक्टर है, विद वेक्टर एडिशन होगा ये डायरेक्शन सहित। तो ये मोमेंटम सारे पार्टिकल का जो भी पार्टिकल उनका सबका मोमेंटम बाद में भी 0 ही रहेगा। अब सपोज करते हैं इसके 2 पार्ट्स हुए, m1 ब्लास्ट होके एक तो m1 हुआ है एक m2 हुआ है, ये वेलोसिटी v1 से ये v2 से मूव कर रहा है। अगर 2 ही हुए तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा इसका m1 v1 प्लस m2 v2, इनिशियली तो 0 था 0, तो m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल मास के टुकड़े हो गए बराबर बराबर 2 पार्ट में, तो ये m1 इक्वल टू m2 को आप m ले सकते हो, तो ये लिखा m v1, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेता है आगे बढ़ा देता है ऐसे, m v1 माइनस इक्वल टू माइनस m v2, तो m से m कट गया, v1 इक्वल टू माइनस v2, इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी से मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर 2 ही है। और अगर 3 होते हैं वो भी बताता हूँ, अगर 3 पार्ट होते हैं तो देखो ये 3 ही पार्ट हुए, तो इसका कॉन्सेप्ट तो यही बनेगा ना, m1 v1
प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स टू 0। अब इनका वेक्टर एडिशन 0 होगा, तो ऐसे हो सकता है, देखो ये सपोज इधर गया M1 मास, ये M1 और सपोज V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या इसको P1 लिख दो, P1 इजी रहेगा लिखना, ये P2 और ये P3 मोमेंटम है, तो P1 हो गया इधर, इसका डायरेक्शन ये हो गया, और P2 सपोज ऐसे है और P3 ऐसे है, तो वेक्टर एडिशन से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। इसके रिजल्टेंट को PR लिख देता हूँ, तो ये इसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए तभी 0 बनेगा। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, ये इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा तब ये 0 हो सकता है, कोई भी दो का। अभी तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया, किसी भी दो का, तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा तो 0 हो जाएगा। यानी दो पार्टिकल का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट उनका मोमेंटम, तो बाकी एक पार्टिकल का इधर आ जाएगा, तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना। ये वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग के रिजल्टेंट निकला है ये। अगर एंगल वगैरह दे देता है, कंपटीशन में देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये एंगल वगैरह देता है तो इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब जो मोमेंटम इसका रिजल्टेंट का है वो इसका होगा, ठीक है, P1 का। तो ये इसके, ये आपका कौन सा सेकंड थर्ड एग्जांपल बताया था, ठीक है। और भी है, देखो एक बार एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसे सपोज कर लेते हैं आइस है, वहाँ फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है, फ्रिक्शन कितना है 0 है, और चारों तरफ आइस ही आइस है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, फ्रिक्शन 0 है। विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का इसमें चैप्टर टॉपिक आएगा, आगे पढ़ेंगे। विदाउट फ्रिक्शन हम चल नहीं सकते, फ्रिक्शन है तभी हम चल सकते हैं आगे। अब कोई आदमी चारों तरफ आइस ही आइस है, फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ खड़ा हुआ है और किनारा ऐसे उधर दूर है, अब उस पर उसको पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा बताओ किनारे पर? आइस से चल सकता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो स्टेप रख ही नहीं सकता आगे वो। अब ये आदमी यहाँ खड़ा है, चारों तरफ बर्फ है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तो मूवमेंट नहीं हो सकता, इसका स्लिप हो जाएगा, वो चल ही नहीं सकता। तो ये अब किनारा इधर है, अब उसको इधर जाना है, तो कैसे जाएगा वो? तो क्या करेगा ये, इसके पास जो भी है, मार्कर है, पेन है और शर्ट है, चश्मा है, कुछ भी हो, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देगा। अभी मैंने मार्कर इधर फेंका, तो मार्कर को मैंने क्या प्रोवाइड किया, मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया। मार्कर का मास, इसकी स्पीड mv, उतना ही मोमेंटम उस आदमी को मिल जाएगा इस अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसकी स्पीड कम रहेगी क्योंकि इसका आदमी का मास ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके, लेकिन स्टार्ट हो गया मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स ये स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में चलने के लिए, उतना ही मोमेंटम इसको मिला। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, जो रिटार्ड तो कोई कर नहीं सकता, रिटार्डिंग फोर्स तो है ही नहीं, तो धीरे धीरे करके अपने आप किनारे पे पहुंच जाएगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ फेंकते हो तो उसको मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा और वो किनारे पर पहुंच जाएगा। ऐसे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, लेकिन लगेगा तभी, ध्यान रखना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब ये लगेगा, ठीक है। आगे समझ में? तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका और भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दो बच्चे खड़े हैं आपस में रस्सी पकड़ के, अब एक ने रस्सी खींची तो क्या होगा उसके साथ, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना मोमेंटम उसने प्रोवाइड किया उतना ही उसको ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंजर्वेशन मोमेंटम के। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी, इसलिए हार्ड नहीं है टॉपिक। P=mv तो आपका मोमेंटम हो गया, और कंजर जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, लेकिन कंडीशन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए।